जेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज आपके सामने लाया हूं अधिगम एवं शिक्षण के अंतर्गत कार्ल रोजर्स का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। बीएड में हमें 90+ लाने हैं। इसके अलावा टेट, आपका सुपर टेट, आपकी रीट की परीक्षा, आपके किसी भी एग्जाम में जो टेट से संबंधित होती है यानी कि अध्यापक पात्रता परीक्षा में यहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्ल रोजर्स का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अथवा मानवीय अधिगम के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। जब इसकी समझ आपको होगी तभी इसके बारे में आप आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपको बनता है कि कार्ल रोजर्स ने कौन सा सिद्धांत दिया, या अधिगम सामाजिक अधिगम सिद्धांत था, मानवीय अधिगम सिद्धांत किसने दिया। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। नंबर 1, कार्ल रोजर्स का जन्म 8 जनवरी 1902 में ओक पार्क अमेरिका में हुआ। ये कहां के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। ये प्रश्न बनता है आपका। उन्होंने एक मनोचिकित्सक का कार्य करते हुए व्यक्ति की समस्या का निराकरण वास्तविक तरीके से खोज निकाला और स्पष्ट किया कि व्यक्ति का स्वयं ही केंद्रीय तत्व है। यानी कि वे एक मनोवैज्ञानिक थे। व्यक्तियों की जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं थी उन समस्याओं का जो समाधान है उन्होंने एक वास्तविक तरीके से, एक जो है प्राकृतिक तरीके से खोजने का प्रयास किया। और उन्होंने ये पाया कि व्यक्ति के अंदर जो सेल्फ है, व्यक्ति के अंदर जो स्वयं है, जो व्यक्ति का आत्म है, जो व्यक्ति का ऐसे गुण जो आंतरिक है, जो अंदर की प्रकृति है, तो वही जो है व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व में जो है अपनी भूमिका निभाते हैं और वही जो है आपको जो है संचालित करते हैं। तो स्वयं का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। व्यक्ति अपने वातावरण में से अवगत जो है इसके द्वारा ही होता है। जो सेल्फ है इसका, व्यक्ति का जो स्वयं है, इसी के माध्यम से वह अपने विचारों संवेगों का आत्मसात करना है कि जैसे विचार, जैसा उसका स्वयं होगा, जैसा उसका आत्म होगा, जैसा उसका सेल्फ होगा, तो उसी तरीके के वो विचार ग्रहण करेगा, उसी तरीके के उसके अंदर संवेग पैदा होंगे। रोजर्स का मानना है कि सकारात्मक प्रकृति की अवधारणा पर आधारित होता है। यानी कि रोजर्स का सिद्धांत जो है मानता है कि व्यक्ति की जो सकारात्मक जो प्रकृति है उसके ऊपर जो है इन्होंने बताया है कि उसके आधार पर जो है कार्य करता है सेल्फ। ये एक सकारात्मक प्रवृत्ति आत्म सिद्धि की मूल प्रेरणाएं समझी जा सकती हैं। जो आत्म सिद्धि की जो मूल प्रेरणाएं हैं वो सकारात्मक प्रवृत्ति होती हैं। कार्ल रोजर्स ने व्यक्तित्व के जिस प्रतिपादन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो घटना विज्ञान पर आधारित है। यानी कि कार्ल रोजर्स का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है? घटना विज्ञान पर। घटना विज्ञान क्या होता है? ऐसा विज्ञान जिसमें व्यक्ति की अनुभूतियों, भावों, मनोवृत्तियों तथा स्वयं अपने में या आत्मन तथा दूसरों के बारे में व्यक्तिगत विचारों का जो है हम अध्ययन करते हैं विशेष रूप से। तो ये क्या होता है? घटना विज्ञान, जिसमें स्वयं की बात हो, जिसमें अनुभूतियों की पर अध्ययन हो, व्यक्ति के भावों पर अध्ययन हो, व्यक्ति के आत्म पर अध्ययन हो, व्यक्ति के जो विचार हैं उन पर अध्ययन हो, तो उसे वो होता है घटना विज्ञान। तो घटना विज्ञान पर जो है प्रतिपादित हुआ जो है कार्ल रोजर्स का सिद्धांत। कार्ल रोजर्स के सिद्धांत को आत्म सिद्धांत भी कहते हैं और व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अन्य 2 नाम भी हैं। यह सिद्धांत व्यक्तित्व का विकास में स्वयं की अवधारणा एवं व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभूतियों को ही सर्वाधिक महत्व देता है। यानी कि व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो सिर्फ 2 चीजों पर इन्होंने जोर दिया है। एक व्यक्ति के आत्म से, व्यक्ति के सेल्फ से, व्यक्ति के स्वयं से, और दूसरा जो व्यक्ति की अनुभूतियां हैं उनसे जो है व्यक्ति का जो है पर्सनैलिटी का जो है डेवलपमेंट होता है। रोजर्स एवं मैस्लो का विचार है कि व्यक्ति एक ऐसा ही प्राणी नहीं है कि वह आंतरिक मूल प्रवृत्तियों और बाह्य पर्यावरण जैसे चाहे वैसे उन्हें बना दे। यानी कि जो मूल प्रवृत्ति चाह रही है या पर्यावरण जैसा चाह रहा है, जो जैसा चाह रहा है ऐसा व्यक्ति को बना दे, ऐसा ही प्राणी नहीं माना है कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स कहते हैं कि व्यक्ति का जैसा स्वयं होगा, व्यक्ति के अंदर जैसी आत्मन होगी, व्यक्ति के अंदर जैसे गुण होंगे, व्यक्ति की जैसी प्रकृति होगी, व्यक्ति उसी प्रकार के गुण जो है वातावरण से प्राप्त करता है और व्यक्ति उसी प्रकार के विचारों को ग्रहण करता है और व्यक्ति उसी प्रकार की चीजों को समझने की कोशिश करता है और उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा व्यक्ति का स्वयं यानी कि सेल्फ होता है। अब व्यक्ति किसी रूप में स्वयं अपने आप को, अपनी अनुभूति समझता है और विश्व के बारे में उसके विचार किस प्रकार के हैं। रोजर्स ने व्यक्ति की व्याख्या में आत्म में स्वयं को सर्वाधिक माना है। यानी जो आत्म है और जो स्वयं है, कार्ल रोजर्स ने व्यक्ति की जो व्याख्या की है, व्यक्तित्व की जो पर्सनैलिटी की व्याख्या की है उसमें महत्वपूर्ण माना है। ये बात हम बता चुके हैं। आत्म से तात्पर्य उन सभी विशेषताओं से है जो किसी व्यक्ति में पाई जाती हैं। यानी कि आत्म क्या होता है या स्वयं क्या होता है? जो ऐसी विशेषताएं जो व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। हर किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं अलग होती हैं।
तो उसको जो है व्यक्ति का आत्म या स्वयं कहा गया है, जिसका व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण तथा व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि व्यक्ति जो सोचता है, व्यक्ति जो देखता है, व्यक्ति जो करना चाहता है, व्यक्ति जो सीखना चाहता है, व्यक्ति जैसा व्यवहार करना चाहता है, उन सब चीजों पर जो व्यक्ति का जो है प्रभाव पड़ता है, जो उसका व्यक्ति का स्वयं है, यानी व्यक्ति का आत्म है, जो उनके आत्म से मेल खाता है, यानी कि व्यक्ति के रूप में उसी रूप में व्यवहार करेगा जिस रूप में व्यक्ति का जो है स्वयं यानी कि आत्म मेल खाएगा, और अवांछनीय कार्यों की चेतना में नहीं आने देता। जो उसके स्वयं पे, जो उसके अंदर जो चीजें नहीं है, उस चीजों को वो ग्रहण नहीं करेंगे। यानी कोई व्यक्ति मांस मछली बचपन से ही नहीं खाता, उसका आत्म उसे जो है मांस मछली खाने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो वो जो है ऐसा अवांछनीय कार्य को जो है अपने अंदर लाएगा ही नहीं, अपने व्यक्तित्व में उस चीज को जोड़ेगा ही नहीं। इस वास्तविक आत्म के अतिरिक्त रोजर्स के आदर्श आत्मन की भी कल्पना की है। दोनों में जितना तालमेल होगा व्यक्ति का उतना ही संगठित आत्म विकास होगा, पर सामाजिक मूल्यांकन का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि आत्म के साथ साथ स्वयं के साथ साथ जो है उन्होंने आदर्श आत्मन की भी बात की है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को संगठित करने में अपनी भूमिका रखता है। और उसके अलावा जो सामाजिक मूल्यांकन है, जो समाज का जो मूल्यांकन है, जिस चश्मे से हम समाज को देखते हैं, समाज की जो कार्यविधि को देखते हैं, तो उसका भी जो है व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है। इन्होंने समाज को भी जो है माना है। अब व्यक्तित्व सिद्धांत के कार्ल रोजर्स के 3 जो है भागों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गति की, व्यक्तित्व का विकास। यानी कि सबसे पहले संरचना समझते हैं। यहाँ पर संरचना में 2 पहलू हैं। पहला है प्राणी। रोजर्स के अनुसार प्राणी एक ऐसा जीव है जो शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही तरह से कार्य करता है। यानी कि इन्होंने जो प्राणी बताया है, तो उसे जो बताया है एक ऐसा जीव बताया है जो कि शारीरिक रूप से भी कार्य कर रहा है और मानसिक रूप से भी कार्य कर रहा है। इसमें प्रासंगिक क्षेत्र तथा आत्म दोनों ही सम्मिलित होते हैं। रोजर्स का मानना है कि प्राणी सभी तरह की अनुभूतियों का केंद्र होता है। सभी प्रकार की चेतना और अचेतन जो अनुभूतियों का योग है, जिस क्षेत्र का निर्माण होता है, उसे प्रासंगिक क्षेत्र कहते हैं। प्रासंगिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसमें चेतन अचेतन दोनों प्रकार की अनुभूतियां इकट्ठी होती हैं प्राणी के अंदर, उस क्षेत्र को प्रासंगिक क्षेत्र कहा जाता है। और प्रासंगिक क्षेत्र तथा आत्मन दोनों मिलकर जो है प्राणी का रूप बनाते हैं, प्राणी का व्यक्तित्व का जो है बनाते हैं। मानव व्यवहार के लिए होना जो है इस क्षेत्र का होना जरूरी है। कोई बाह्य उद्दीपक जो है मानव के व्यवहार को प्रेरित नहीं करता। यानी कि ये किसी उद्दीपक को नहीं मानते, व्यवहार को जो है कोई उद्दीपक प्रेरित कर रहा है। जैसे कि और जो आपके व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे, आपके थॉर्नडाइक थे, आपके जो थे स्किनर थे, आपके जो थे पावलोव थे, वो व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, वे कहते थे कि स्टिमुलस दिखाओ और उससे रेस्पॉन्स लो, उसके व्यवहार में परिवर्तन करो। तो लेकिन ये कहते हैं कि उद्दीपक जो है व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता। मनुष्य के अंदर का जो स्वयं है, जो मनुष्य के अंदर का जो आत्मन है, जो अब मनुष्य के अंदर का प्रासंगिक क्षेत्र है, वो दोनों मिलकर जो है मनुष्य के व्यवहार में जो है चेंज करते हैं। इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता यह होती है, इसके बारे में स्वयं व्यक्ति ही सही जान सकता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के प्रासंगिक क्षेत्र का नहीं पता होता। यानी कि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर जो है मेरी अनुभूतियां क्या है, मेरा स्वयं क्या है, मेरा आत्मन क्या है, कि मैं ही जान सकता हूं कि मेरे अंदर की कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर की किस तरीके के गुण है, किस तरीके की विशेषता है। दूसरा आदमी जो है, दूसरे आदमी का हम प्रासंगिक क्षेत्र नहीं जान सकते। तो ये प्राणी के बारे में उन्होंने बताया कि प्राणी जो है इस तरीके का होता है। प्राणी की व्यक्तित्व की इन्होंने बात की। उसके बाद आत्मन की इन्होंने व्याख्या की है। आत्मन प्रासंगिक क्षेत्र का एक विशिष्ट भाग है। यानी कि जो प्रासंगिक क्षेत्र है आपका, जिसमें चेतन अचेतन दोनों तरीके की जो अनुभूतियां, उसका एक छोटा सा भाग क्या है? आत्मन है। रोजर्स के अनुसार व्यक्ति में आत्मन नहीं होता है, बल्कि स्वयं आत्मन होता है। यानी कि इन्होंने इस छोटे से भाग को क्या कहा है? स्वयं आत्मन कहा है इन्होंने। स्वयं आत्मन होता है। आत्मन का विकास शैशव अवस्था में जब शिशु की अनुभूतियों में या मुझको के रूप में धीरे धीरे विशिष्ट होने लगता है, परिणाम स्वरूप शिशु धीरे धीरे अपनी पहचान से अवगत होने लगता है, उसे अच्छे बुरे सुखद दुखद का ज्ञान होने लगता है। रोजर्स के अनुसार आत्मन को 2 उपतंत्रों माना गया है। यानी कि व्यक्ति को पता चलता है अपने आत्मन का, अपने स्वयं का, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अपने आत्मन को पहचानने लगता है। तो उन्होंने जो 2 उपतंत्र बताए हैं वो है आत्म संप्रत्यय और आदर्श आत्मन। आत्म संप्रत्यय क्या है? इसमें जो है आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं एवं अनुभूतियों से होता है जिनसे व्यक्ति अवगत रहता है, और आत्म संप्रत्यय को व्यक्ति कुछ विशेष कथनों से
जो है बताता है। यानी कि आत्म संप्रत्यय क्या है? जो व्यक्ति ने स्वयं अपने आत्म से, अपनी आसपास के जो प्रासंगिक उसका अंदर का क्षेत्र है, उन चीजों से जो है उसने अपने बारे में जान लिया। उसने जो है उसे जानने के बाद वो स्वयं बताता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, यानी कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, या मैं एक बुरा व्यक्ति हूं, या मैं एक बलशाली व्यक्ति हूं, या मैं एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति हूं। तो मैं स्वयं बता सकता हूं अपने बारे में। आत्म संप्रत्यय यानी कि मैं अपने बारे में स्वयं इस चीज को जो है बता सकता हूं, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। तो आदर्श आत्मन क्या होता है? आदर्श आत्मन से तात्पर्य अपने बारे में विकसित की गई ऐसी बात से होता है जिससे वह आदर्श मानता है। तो दूसरे शब्दों में आदर्श आत्मन में वे सभी गुण आते हैं जो प्राय धनात्मक होते हैं, तथा जिन्हें व्यक्ति अपने विकास होने की जो है तमन्ना करता है। रोजर्स के अनुसार आदर्श आत्मन तथा प्रत्याशी आत्मन में एक सामान्य व्यक्तित्व की दृष्टि में कोई अंतर नहीं होता। यानी कि आदर्श आत्मन क्या हुआ? वो ऐसा आत्मन की आदमी चाहता है कि ऐसी जो ऐसे गुण जो अच्छे हैं, जो धनात्मक हैं, उन गुणों को वो विकसित करना चाहता है। तो वो क्या होता है? एक आदर्श आत्मन होता है। अब आता है आपका व्यक्तित्व की गति की। व्यक्तित्व की गति की क्या कहते हैं? रोजर्स ने व्यक्तित्व की गति की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक का वर्णन किया है, जैसे वस्तुवादी प्रवृत्ति कहा गया है। यह एक ऐसी अभिप्रेरक होता है जो व्यक्ति को अपने आत्म को उन्नत बनाने में प्रोत्साहित करती है। यानी कि व्यक्तिवादी गति में बताया गया कि वस्तु प्रवृत्ति कहा गया है। इन्होंने एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रेरक का बात बताया। वो प्रेरक जो है आपके आत्म को उन्नत बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। और इसके अलावा व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व के विकास में आत्मन तथा व्यक्तित्व की अनुभूतियों की संगति को महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि जितनी आत्मन और व्यक्तित्व की अनुभूतियों में जितनी संगति होगी तो उतना ही व्यक्तित्व जो है बढ़िया होगा। यदि इनके बीच में कोई अंतर आ जाएगा तो उस व्यक्ति के अंदर चिंताएं, दुश्चिंताएं पैदा हो जाएंगी। और इन दुश्चिंताएं और चिंताओं का प्रतिक्रिया करते हुए जो है बचाव प्रतिक्रिया करते हुए, दो प्रकार की बचाव प्रतिक्रिया होते हैं, विकृति और खंडन। यानी कि व्यक्ति के अंदर जब आत्मन तथा व्यक्तित्व की अनुभूतियों की संगति में अंतर आने लगा तो वो क्या हुई? एक चिंता पैदा कर दी, उसकी पर्सनैलिटी में एक जो है समस्याएं आने लगी। तो उस समस्याओं को दूर करने के लिए जो है दो प्रकार की प्रक्रियाएं करता है मनुष्य, एक विकृति, एक खंडन। विकृति में व्यक्ति अपनी अनुभूतियों का अनुपयुक्त व्याख्या करता है ताकि वह आत्म संप्रत्यय के प्रतिकूल दिख सके। यानी कि इसमें विकृति में क्या होता है? व्यक्ति सब कोई जो गलत चीज है तो वो क्या कहेगा? अपनी जो है उसमें जो भी अनुभूतियां हैं उनको जो है गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा। जैसे परीक्षा में फेल होने पर क्या करता है बच्चा? कहता है कि परीक्षा में जो था प्रश्न पत्र ही बाहर का आ गया। मतलब इस तरीके की बातें करेगा जो अनुपयुक्त होंगी, और इस तरीके से अपनी व्यक्तित्व में जो चिंता है उन चिंताओं को दूर करने की कोशिश रहा है। खंडन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? खंडन में व्यक्ति विरोधी अनुभूतियों को चेतना में लाने से ही इंकार कर देता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति में चिंतन की मात्रा कम हो जाती है। यानी कि खंडन के अंदर क्या करता है? वो जो है जिस चीज से जो है चिंता पैदा हो रही है ऐसी चीजों को अपने व्यवहार में लाने से ही मना कर देता है, खंडित कर देता है, उनका विरोध कर देता है, वो आने नहीं देता। तो उससे क्या होता है? चिंताएं उत्पन्न होती ही नहीं। तो इन दोनों विधियों से जो है व्यक्तित्व में जो चिंता पैदा हो जाती है, पर्सनैलिटी में जो परेशानी आ जाती है, व्यक्तित्व विकार हो जाते हैं, मनोरोगी हो जाते हैं लोग, तो इन दोनों विधियों से जो है इन चीजों को दूर किया जा सकता है। नहीं तो अगर ये प्रक्रिया नहीं अपनाएगा तो व्यक्ति जो है मनोरोगी भी हो सकता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं पर आप नजर डाल सकते हैं क्योंकि क्लास अधिक लंबी हो रही है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अलावा इसके जो है कुछ परिसीमाएं भी हैं, परिसीमाओं में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसका जो है आप अध्ययन कर सकते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसमें जो तो व्यवहारवादियों की जो है ज्यादा उपेक्षा की गई है, यानी कि जो आपके स्किनर है, थॉर्नडाइक है, आपके जो प्रॉब्लम है उनकी तो बिल्कुल आलोचना करता है सिद्धांत। तो ये उचित नहीं है और इस कारण से इस सिद्धांत की जो वैज्ञानिक विधियां भी प्रमाणित नहीं है, जो वैज्ञानिक विधियां हैं वो प्रमाणित नहीं है इस सिद्धांत की। तो यहाँ इसकी परिसीमाएं हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। फिर भी जो है इन आलोचनाओं के बावजूद भी रोजर्स का व्यक्तित्व सिद्धांत जो है व्यक्तित्व के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा व्यक्तित्व विकास में एक नए आयाम पर प्रतिष्ठित करने पर भरपूर प्रयास करता है, जो अपने आप में एक सराहनीय बात है। तो कार्ल रोजर्स ने बताया कि व्यक्ति के अंदर जो स्वयं है, जो आत्मन है, तो वही जो है व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है
और व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो उस जो अंदर का आत्मन है, जो स्वयं है, जो अंदर के गुण हैं, उसके जो कुदरती नेचुरल शक्तियां हैं, तो उनके द्वारा ही वो उसी तरीके का व्यवहार करता है। हर किसी व्यक्ति में ये अलग होते हैं, किसी उद्दीपक द्वारा हम किसी व्यक्ति का व्यवहार नहीं बदल सकते। तो ये कार्ल रोजर्स कहते हैं। कार्ल रोजर्स के बारे में आज हमने जानकारी ली। कार्ल रोजर्स से यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक छोटा टॉपिक है, लेकिन इसे बहुत कम लोग समझते हैं, कम लोग पढ़ाते हैं। इस वीडियो को रिवाइज करके आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। आपको ध्यान आएगा हमारी इस क्लास का जब आप पेपर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।